हर साल जब भी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम सुनते हैं, हम लाखों बच्चों का ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं। पर ये एग्जामिनेशन हर साल डिफिकल्ट होता जा रहा है। उस डिफिकल्टी को कैसे आपको फेस करना है, कैसे आप उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया। इस वीडियो में हम काफ़ी डेटा बेस्ड चीज़ें समझेंगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, कैसे ये एग्ज़ाम 5 साल पहले डिफरेंट था और आज इसकी डिमांड टोटली डिफरेंट है। स्पेशली हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है जो आईपीएस में सिलेक्ट हुआ था और इस साल उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। इसका मतलब जो ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो भी अगर दोबारा प्रिलिमिनरी का एग्जाम लिखते हैं तो वो ट्रिकी हो जाता है। इसलिए मैं, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे बोलूंगा कि एटलीस्ट 6 मंथ्स बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको तैयारी एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की शुरू कर देनी चाहिए। आज नवंबर का महीना है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन मई एंड में है। ये सबसे सही समय है कि आप फुल फोकस करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी करें। इसके अलावा यूपीएससी से रिलेटेड मेरी एक 3 आवर्स की वर्कशॉप है जो आईएएस ओरिजिन पे है, और उससे हमारी एक फैकल्टीज की लिस्ट भी है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई गई हैं। एब्सोल्युटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको टॉपिक में दिख रहा है कि व्हाई यूपीएससी प्रीलिम्स इज गेटिंग टफर एवरी ईयर, उसका रीजन जानेंगे, फिर समझेंगे कि उसको टैकल कैसे करना है। अब इस वीडियो में समझेंगे द न्यू रियलिटी ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे फ्रेशर अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये एग्जामिनेशन ना आपका कंपटीशन आपके क्लासमेट, आपके आजू बाजू वालों से नहीं है। ये इसमें आपका कंपटीशन है आधे बच्चे जो ऑलरेडी पिछले साल सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे है। तो इसीलिए हमको ये चीज का डिफरेंट समझ में आना जरूरी है कि किस तरह से ये एग्जामिनेशन डिफिकल्ट होता जा रहा है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स अ डिफरेंट एग्जाम नाउ, प्रीलिम्स सक्सेस रेट हैज फॉलन टू लेस देन 2%, लोएस्ट एवर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोएस्ट हो गया। मैं डरा नहीं रहा हूं, इसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि क्या चल रहा है और आपको किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसमें एक शिफ्ट आया है, शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज बेस्ड टू लॉजिक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। समझ रहे हैं आप बात को? पहले क्या था कि जिसके पास जितनी नॉलेज है ना, प्रीलिम्स हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था, जितनी नॉलेज आपको वाइड वैरायटी की होगी वो हो जाएगा। आज वो तो रिक्वायर्ड है ही, बट उसके साथ साथ लॉजिक कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई आपको चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट है मतलब ये एक रिजेक्शन राउंड है, आपको रिजेक्ट होने से बचना है। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक डेटा भी। और अगर आप कोई सी भी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो भी ऑब्वियसली दिस वीडियो इज वेरी मच वैलिड फॉर यू। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई। जैसे क्वेश्चन के पैटर्न तो आ रहे हैं पर वो रिपीटेबल नहीं है। मतलब जब भी हम देखते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। पर यूपीएससी कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बट यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है। वो थीम्स हम किस तरह से समझ पाए, किस तरह से प्रेडिक्ट कर पाए, वो हम आने वाले वीडियोज में भी देखेंगे। पर यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जो पैटर्न्स है वो आपको नोटिस करना है। ठीक है, स्टूडेंट फील ओवर प्रिपरेशन बट अंडर परफॉर्मेंस। तो जब बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है तो उसे लगता है कि हाँ मुझे आ तो बहुत गया है, चीजें मुझे आती हैं, पर जब क्वेश्चन देखता है तो उसको वो टैकल नहीं कर पाता। रीजन बीइंग, जब आप पढ़ते हैं रीडिंग और जब आप क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग या मॉक टेस्ट, इसमें डिफरेंस है। जब आप पढ़ते हैं वो पैसिव होता है, पर जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो एक्टिव होता है। मतलब आपको पैसिव चीजों को लेके, पैसिवली जब आप पढ़ रहे हो, पैसिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग कब होती है? जब सामने वाला आपसे कुछ पूछता है और आपको जवाब देना होता है। ठीक है, इवन टॉप स्कोरर्स फॉल शॉर्ट ड्यू टू सी सेट एंड सरप्राइज क्वेश्चन। सो एवरी ईयर ये होता ही होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सामने वाला भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब ये है कि उस एग्जामिनेशन हॉल में कौन कितना प्रिपेयर्ड है उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, वाई यूपीएससी हैज चेंज प्रीलिम्स पैटर्न, क्यों पैटर्न को चेंज किया गया है। ठीक है, वाई इज यूपीएससी डूइंग दिस, ये हमको सबसे पहले समझना है। सबसे पहली बात है कि ह्यूज स्पाइक इन एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन जो होगा वो टफर, मतलब कठिन करते जाएंगे, जिससे कि उन्हें टैलेंट अच्छे लेवल का मिले। ठीक है, फिर कोचिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। जैसे मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ, 4 चीजें बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी हैं, क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, 50 तरीके की चीजें हैं। तो हर आदमी मेहनत कर रहा है,
हर आदमी के पास जो फैसिलिटी है वो सबके पास नहीं है, तो जिसके पास है वो आगे बढ़ रहा है, जो सीरियसली उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लीजिए आपने क्लासेज अटेंड की, हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं भी कर पाते, हम तो सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं। तो जब हम सक्सेस का क्रेडिट ले सकते हैं तो हम फेलियर का भी क्रेडिट लेना चाहिए या फेलियर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अगर मान लीजिए हमने पढ़ाया और आपने सबने सेम चीज पढ़ी, पर किसी ने एग्जीक्यूट करी किसी ने नहीं की। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, हम हर हफ्ते वीकली टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड होते हैं बट हर बच्चा वीकली टेस्ट देता नहीं है। अब वीक बाय वीक अगर आप टेस्ट स्किप करेंगे तो आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो यूपीएससी टेस्ट क्या करता है? ओरिजिनलिटी को टेस्ट करता है। मेंस में ज्यादा होता है, प्रीलिम्स में अभी अभी शुरू हुआ है। फिर रोट लर्निंग और मगिंग को खत्म करना चाहता है, मतलब जेन्युइन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यूपीएससी चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं जीके हूं, मैं विकिपीडिया हूं तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं, पर मैं अलग अलग इवेंट को कैसे एनालाइज कर सकता हूं, कैसे मैं कोरिलेट करके 3-4 टॉपिक से एक आंसर निकाल सकता हूं। प्रीलिम्स में आजकल ये स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे, तो स्टेटमेंट में कई बार ऐसा होता है तीनों स्टेटमेंट अलग अलग जगह के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के भी होते हैं, ठीक है। फिर एनकरेज बैलेंस प्रिपरेशन, तो जीएस, सीसेट, एनालिटिकल थिंकिंग, ये 3 चीजें आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। पहले सिर्फ जीएस हैवी होता था, फिर सीसेट भी क्वालिफाई होने लगा मार्क्स में, मेरिट में, तो सीसेट भी हैवी हो गया। फिर सीसेट क्वालिफाइंग कर दिया पर सीसेट को टफ कर दिया, तो बैलेंस बराबर बना रहे इसीलिए ऐसा किया है। और एनालिटिकल थिंकिंग लगती है इवन एमसीक्यू में भी, ठीक है। मेक प्रीलिम्स लेस प्रेडिक्टेबल टू अवॉइड फॉर्मूला बेस्ड स्टडी, मतलब जैसे कि अगर आप सीसेट का कोई सवाल देखेंगे, अगर वो फॉर्मूला आपको आता है तो वो सवाल बन जाएगा, नहीं आता है तो आप वैदिक मैथ्स या इधर उधर जुगाड़ लगा के उसका आंसर निकाल सकते हो। पर ये सेम चीज जीएस में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जीएस में चाहिए हमको थिंकिंग, जीएस में चाहिए कि आप उसको एनालाइज कर सको। इसीलिए प्रीलिम्स जो है ना वो लेस प्रेडिक्टेबल बन गया है, क्योंकि लोग उसको एक सेट पैटर्न पे ना समझे कि हर बार ऐसा ही होगा। फिर ग्लोबल एग्जाम, जीआरई, जीमेट, स्टाइल, लॉजिक उसमें आ गया है, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लास्ट लाइन में हमेशा आपके लिए लिखता हूं कि यूपीएससी का इंटेंट क्या है? फिल्टर सीरियस एनालिटिकल कैंडिडेट्स, नॉट फैक्ट कलेक्टर्स। सो इफ यू आर वन ऑफ देम जो सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करते हैं, तो ये एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको बहुत टफ पढ़ने वाला है। लेट्स सी सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी, ओके, व्हाट हैज चेंज्ड, क्या बदल गया है यहां पर हम देखते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी? सो सब्जेक्ट्स हैव बिकमिंग हार्डर। कौन कौन से बन गए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज पॉलिटी। पहले क्या था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, है ना। फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन यूज्ड टू कम फ्रॉम लक्ष्मीकांत। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्चुअल ट्विस्ट दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दोस क्वेश्चंस। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरी लक्ष्मीकांत की बुक एग्जॉस्ट हो गई है। अब क्वेश्चन कहां से बना है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से करें, तो इन्होंने ये चीज कर दिया। तो इस तरह से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स डिफिकल्ट होने वाला है। सेकंड है इकोनॉमी, हैवी इंटीग्रेशन विद करंट अफेयर्स। आप देखेंगे तो अभी 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कुछ कुछ नंबर्स भी उन्होंने ऐड किए थे, ताकि अगर आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सही से पता है तो आप वो फिगर्स का आंसर निकाल सकते हो। मतलब जीएस में सीसेट का इन्फ्लुएंस डाला है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे सीरियस है ना उनके लिए मैंने 1000 MCQs फ्री दिए हैं आईएएस ओरिजिन की मोबाइल ऐप पे, आप चाहो तो वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो और इसी तरह के नए पैटर्न के क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। आरबीआई बजट सर्वे बेस्ड लॉजिक क्वेश्चंस आर कमिंग। तो पहले क्या होता था कि हैवी इंटीग्रेशन होता था विद करंट अफेयर्स का, अब वो तो होता ही है पर उसके साथ साथ आरबीआई बजट सर्वे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट देखते हैं, मोर फैक्चुअल, एक्सट्रीमली डिटेल्ड, अनप्रेडिक्टेबल एजेंसीज, बॉडीज, ये सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। हिस्ट्री में बात करें तो एंशिएंट मिडिवल क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग। अगर आप 2017 के प्रीलिम्स की बात करें, 2017 से पहले पिछले 4 सालों में कोई मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था या इक्का दुक्का ही क्वेश्चन थे, तो सारे बच्चे मिडिवल हिस्ट्री छोड़ के जाते थे। पर 2017 के प्रीलिम्स में मिडिवल हिस्ट्री उन्होंने काफी हैवीली पूछ लिया, तो उससे क्या सभी को सरप्राइज मिल गया। तो ये तो बात तय है कि आप यूपीएससी में को छोड़ नहीं सकते। फिर नेक्स्ट है सीसेट। तो दिस इज द रियल एलिमिनेटर, क्योंकि एप्टीट्यूड जो है ना वो कहते हैं 10th लेवल है बट काफी टफ होते जा रहा है, ठीक है। इवन कैट लेवल की कंपैरिजन करूं तो
कुछ क्वेश्चन पैसेज में या क्वांट में इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एवरी इवन सीरियस एस्पिरेंट्स स्कोरिंग बिलो द क्वालिफाइंग 66 मार्क्स। सो 200 नंबर में से 66 क्वालिफाइंग है, मतलब 33% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये चीजें हार्ड हुई हैं। एनवायरनमेंट का हार्ड होना आपको पता है क्यों हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स कॉमन होता है। सी सेट की क्राइसिस समझते हैं। काफी बच्चे मेरे जो जीएस भी क्वालिफाई कर जाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं सी सेट में स्ट्रगल करते हैं। रिसेंटली हमने सी सेट की क्लासेस भी कंडक्ट की थी, तो उसमें भी बच्चों का यही क्वेश्चन था, ठीक है। सो हिडन रीजन फॉर फेलियर्स क्या है? सबसे पहले बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं सी सेट को कि ये तो क्वालिफाइंग है, हम निकाल ही लेंगे। पर कई बार ऐसा होता नहीं है। कई बार आपको लगता है कि हाँ ये क्वालिफाइंग तो है, बट आप उस पर उतना ध्यान नहीं देते। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अंडर एस्टिमेशन का। तो ये मत करना, 3 महीने पहले से तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, ठीक है। ग्रेजुअली यूपीएससी इंक्रीज डिफिकल्टी, धीरे धीरे उसने डिफिकल्टी बढ़ा दी जिससे कि गैस वर्क को वो एलिमिनेट कर सके, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज है वो लंबे हो गए। इसका मतलब अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जल्दी से जल्दी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इट विल टेक टाइम इन रीडिंग दोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीड करने में टाइम लग गया, फिर क्वेश्चन देखा, फिर रीड किया, उससे बेहतर है पहले क्वेश्चन देखो, फिर रीड करो, फिर क्वेश्चन के आंसर उसमें ढूंढने की कोशिश करो। बट पैसेज लंबे हो गए, पैसेज डिफिकल्ट हो गए, तो इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर यू विल स्ट्रगल इन दिस। तो न्यूज़पेपर सिर्फ आपकी जीएस करंट अफेयर से आंसर राइटिंग के लिए नहीं है, सी सेट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी है, ठीक है। अब ये ट्रिकियर हो गए, मोर इन्फरेंस बेस्ड आ गए, मतलब पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पैसेज के क्वेश्चंस में पैसेज में आंसर रखा हुआ मिल जाए आपको, ठीक है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग हो गए, मतलब लेंदी कर दिए हैं तो टाइम लगता है, और कॉन्सेप्चुअल ट्रैप उसमें फंसा फंसा के वो पूछते हैं। तो ये 3-4 चीजें जहां बच्चे सी सेट में फंसते हैं। अगर आप भी उसमें से हैं तो इन चीजों को ध्यान रखें। फिर स्टूडेंट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड नॉन मैथ बैकग्राउंड दे हिट द हार्डेस्ट, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब सी सेट मेरिट में आता था तो कई सारे बच्चे सी सेट में बहुत हाई स्कोर करते थे, 180, 185, और जीएस में 50, 55, 60 लाके भी 200 और प्लस 200, मतलब ये दोनों 400 के कट ऑफ, 400 के टोटल मार्क्स में वो 260, 265, 270 लाके क्वालिफाई कर जाते थे। पर जब से ये हटाया तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्टी हो गई, सी सेट टफ भी हो गया और क्वालिफाइंग हो गया। तो ये जो पहला पॉइंट है वो आ जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है? 1000 क्लियर जीएस, बहुत सारे बच्चे जिनका जीएस क्लियर हो जाता है, बट फेल्ड सी सेट सिंस 2021। सो सी सेट इज रिमूविंग मोर कैंडिडेट देन जीएस इन रीसेंट ईयर्स। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सी सेट ने ज्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स मेक। अब कौन सी मिस्टेक्स है जो एस्पिरेंट्स करते हैं जिससे उनकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कॉस्ट करती है। व्हाई स्टूडेंट फेल्ड? इट्स रेयरली नॉलेज, मतलब जब स्टूडेंट फेल होते हैं तो वो नॉलेज नहीं होती उनकी बाकी चीजें होती। क्या होती हैं वो हम यहाँ एक एक से देखते हैं, ठीक है। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग मटेरियल, और अगर आप सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन छोटा छोटा चीजें पढ़ेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी एक बार बुक रीडिंग के कोचिंग मटेरियल आपको हम भी मटेरियल देते हैं, हम भी 20-25 बुक्स देते हैं बच्चे को। अब वो जो बुक्स रहती है ना वो समरी है। मैं कह सकता हूं मेरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल सबसे अच्छा है, बहुत सारी बुक्स हैं उसमें सब अच्छा, पर सच्चाई क्या है कि अगर आप सारी बुक्स के पेजेस टोटल करो ना तो 20 से 25 हज़ार होते हैं। पर अगर मैं आपको कोई चीज समराइज वे में दे रहा हूं 4-5 हज़ार पेजेस में, तो वो ऑब्वियसली ओरिजिनल कंटेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो आपकी समरी बना सकता है, वो आपकी रिवीजन फास्ट कर सकता है। बट जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी होती है। जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ लिया, मान लीजिए कोई चैप्टर है जो ज्योग्राफी का आपको समझ नहीं आ रहा, उसके लिए आप जीसी लियोन को रेफर कर लीजिए या 11th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट है। इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, देखो यूपीएससी ना 2 ही चीज देता है, एक सिलेबस देता है, एक पीवाईक्यूज देता है। ये दोनों चीज आपके लिए बहुत बड़ी हिंट है। ये इस तरह से है कि अगर आपने गूगल मैप्स लगाया तो अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप मुंबई उस पर लिखोगे, वो मुंबई का रास्ता दिखाएगा गूगल मैप्स, और उसके बाद क्या होगा जब आप देखोगे एक एक रास्ता जाते जाते वो आपके पीवाईक्यूज रहेंगे, मतलब वो पूरा रास्ता जो मैप पे जाएगा दैट इज सिलेबस, और उसमें जितने मोड़ आएंगे, जितनी चीजें आएंगी, जितने ट्विस्ट आएंगे ना, वो पीवाईक्यू आपको हिंट देते हैं। क्योंकि सिलेबस में तो बहुत छोटी सी चीजें लिखी रहती है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो, पर प्रीलिम्स
या मेंस के क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है. सो 10-year ट्रेंड, इफ यू हैव नॉट मास्टर्ड देन यू विल स्ट्रगल. नेक्स्ट है रीडिंग टू मच एंड रिवाइजिंग टू लिटिल. तो कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, तो 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम पीछे आओ. 5 दिन मंडे टू फ्राइडे पढ़ो और सैटरडे संडे आप रिवाइज करो, टेस्ट दो, और वो 5 दिन की तैयारी को 7 दिन में. अगर आप सिर्फ हर दिन सेम चीज कर रहे हो तो पीछे का भूलते जाओगे और आगे का नया नया सब चीज आपको नहीं लगेगी, और एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम आएगा ना तो आपको लगेगा कि आप तो कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है. ठीक है. प्रिपेयरिंग ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली इंस्टेंट स्ट्रेटेजिकली. बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सारे सब्जेक्ट बराबर से पढ़ते हैं. ऐसा नहीं करना है. जिस एरिया से, जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज दे डिजर्व मोर, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग यू मोर मार्क्स. तो जहां से ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उनको ज्यादा समय देना है. जीरो फोकस ऑन सी सेट, ये प्रॉब्लम है. लास्ट के महीनों तक भी फोकस सी सेट पे नहीं होता, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. ब्लाइंडली फॉलोइंग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन. अब मैगजीन बुरा ही नहीं है, हम भी आपको डेली करंट अफेयर्स कैप्सूल देते हैं, मंथली देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर मैं आपको एक ओरिजिनलिटी बताता हूँ इसमें. जब आप मैगजीन से पढ़ते हैं ना तो आप किसी और की समरी पढ़ते हैं, किसी और का शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट पढ़ते हैं. बट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप ओरिजिनल न्यूज़ पढ़ते हैं, जब रोज उसको फॉलो करते हैं कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर अब यूएस गए, यूएस में स्पीच हुई, यूएस में स्पीच के बाद उन्होंने पैक्ट साइन किया, पैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये न्यूज़ है, कॉमेंट्री बन रही. इसके 4-5 दिन बाद एक एडिटोरियल आएगा, वो एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसमें 360 डिग्री व्यू रहेगा, और वो 360 डिग्री व्यू मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये न्यूज़ का पर्सपेक्टिव क्या था. फिर जब आप मैगजीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते, सारे आर्टिकल पढ़ नहीं सकते, तो जो न्यूज़ मिस हो जाएगी उसको मैगजीन से कवर करना है. ठीक है. नॉट लर्निंग हाउ टू मैनेज नेगेटिव मार्किंग. आगे आने वाले वीडियो में आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की. इसमें क्या होता है ना, हम कौन से 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं वो मेनली प्रीलिम्स होता है, क्योंकि वहीं पर नेगेटिव मार्किंग में लूज करते हैं. सो दीज आर द रियल किलर, इसका ध्यान रखना है. ठीक है. सो प्रीलिम्स नॉट अबाउट 60 राइट आंसर्स, इट्स अबाउट अवॉइडिंग 30 रॉन्ग वंस. ये है कहानी. 10 किसी को नहीं बनते, 10 बिल्कुल ऐसे आते हैं जो छोड़ने के लिए ही हैं. ठीक है. सो प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट 60 राइट आंसर्स बट अवॉइडिंग 30 रॉन्ग आंसर. आने वाले वीडियोस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में. ठीक है. नाउ अब समझते हैं द विनिंग स्ट्रैटेजी फॉर द न्यू प्रीलिम्स. क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है. ठीक है. हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स दिस इन दिस न्यू एनवायरमेंट. ठीक है. नाउ मास्टर PYQ, ये 10 साल के PYQ आपको मास्टर करना है. मोबाइल ऐप पे आपको ये सारे PYQs मिल जाएंगे. ठीक है. कुछ मेहनत नहीं करनी इकट्ठा करने की, एब्सोल्युटली फ्री है. नहीं मिले तो नीचे फोन नंबर दिया है, उस पर बात कर लेना. ठीक है. 10 years इज इक्वल टू 60% पैटर्न डिकोडेड. मैंने आपको पहले ही बताया था पैटर्न का खेल है, और अगर हमें 10 साल क्वेश्चन करिए तो पैटर्न समझ जाओ कि इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं. तो जब भी आप पढ़ोगे आपको पता है हाँ इस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. पर वो कब पता चलेगा, जब आप उतने क्वेश्चन देख लोगे. फिर है एलिमिनेशन टेक्निक, आपको सीखना जरूरी है. यूपीएससी नाउ टेस्ट लॉजिक मोर देन मेमोरी. तो ये कोई स्टेट PCS का एग्जाम नहीं है जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत आती है. ये हर जगह कंसेप्चुअल आती है और लॉजिक आपका टेस्ट करते हैं. ठीक है. फिर बिल्ड रिवीजन साइकिल, 3 रिवीजन मिनिमम बिफोर प्रीलिम्स. मैंने कहा था ना, हर बार नया नया नहीं पढ़ना है, पुराना रिवाइज भी करना है. तो 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है, उसी में टेस्ट भी देना है. ठीक है. CSET एज अ सीरियस पेपर. अगर आपने CSET की वीकली प्रैक्टिस नहीं की ना तो लास्ट मिनट में नहीं हो पाएगा. तो मेरा आपसे ये कहना है कि जिसको CSET जितना आता है, हर वीक आप एक टेस्ट लगा लो. अगर हर वीक आप एक टेस्ट लगा लोगे ना तो CSET धीरे धीरे जब आपके लास्ट के 3 महीने बचेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मुझे पैसेज में यहाँ प्रॉब्लम होती है, क्वांट में मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में यहाँ प्रॉब्लम होती है. एरियाज आपको पता होंगे. ठीक है. फोकस ऑन माइक्रो टॉपिक्स, जैसे बिल्स हो गया. तो पूरी पॉलिटी में अगर आप देखो करंट अफेयर्स में बिल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी में स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, इंडाइसेस से क्वेश्चन आते हैं, बॉडीज पूछा जाता है, एनवायरमेंट में पूछा जाता है ना, कमिटीज पूछी जाती है. तो ये माइक्रो टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये सब जगह आते हैं. करंट अफेयर्स में आते हैं, इधर आते हैं, उधर आते हैं, स्टैटिक से कनेक्ट होते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बच्चे आजकल मार्क्स लूज कर रहे हैं. फिर इंटीग्रेट स्टैटिक एंड करंट, दोनों स्टैटिक और करंट को इंटीग्रेट करना है, जोड़ के चलना है. ठीक है. सो नो सब्जेक्ट टुडे सर्वाइव्स विदाउट डायनामिक लिंकेज. इवन हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर मैं बात करूं 2024 की,
2024 में बहुत सारी चीज़ों की एनिवर्सरीज थी, जैसे 1914 वर्ल्ड वॉर 1, 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, 1994 माराकेश अग्रीमेंट WTO। ऐसे बहुत सारी एनिवर्सरीज थी जो पिछले साल थी। अब क्वेश्चन उसमें पूछा नहीं 2025 में, 26 में पूछा जा सकता है। तो इवन हिस्ट्री भी है, वो भी आपकी करंट लिंक्ड है। फिर आ जाता है मॉक टेस्ट। अगर आपने 40 से 50 मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट दे देते हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जितना टेस्ट आप देने में समय लगा रहे हैं, उससे ज्यादा टाइम आपको एनालिसिस में लगाना है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो रही है कि क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो सारे आंसर एक जैसे लगते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक नहीं बन रही है, स्टेटमेंट पढ़ के नॉट और इस टाइप के वर्ड्स में खो जा रहे हैं आप, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यूपीएससी इज नॉट गेटिंग टफर, इट इज इवॉल्विंग। एंड माय डियर स्टूडेंट, at ICE Origin platform, we help you to evolve faster than UPSC. So I hope you like this video. Hit the subscribe button, and if you want 3 hours free workshop where we will decode this examination in detail, the link is in the description. Don't forget to subscribe. Thank you so much and have a nice day.